बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। बेटा, आज का जो लेक्चर है वो आपके डेप्री सेशन के एक आखिरी हिस्से पे है, जिसे हम प्रोविज़न और रिज़र्व बोलते हैं। ये छोटा सा हिस्सा है, इस पे कभी शॉर्ट आंसर आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ चुके हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं इसमें, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। थ्योरेटिकल टाइप पोर्शन है थोड़ा सा। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ और इसको आप बहुत बाखूबी समझ आएंगे, बहुत आसानी समझिएगा। बहुत आसान सा मैं जुमले आपको बता दूंगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। बेटा, टॉपिक है प्रोविजन एंड रिजर्व। ये बेसिकली दो हिस्से हैं, प्रोविजन और रिजर्व। अच्छा, एक बहुत अजीब सी बात है, अक्सर बुक्स में प्रोविजन और रिजर्व्स को सेम समझा जाता है। दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है। मसलन किसी किताब में आप देखेंगे तो लिखा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इवन ये भी लिखा होगा रिजर्व फॉर बैड डेट्स। नहीं, दे आर नॉट सेम। अब वो सेम क्यों नहीं है, वो जब हम इसके आखिर में एक कंपैरिजन पढ़ेंगे उससे आपको समझ में आएगा ये सेम क्यों नहीं है। बहरहाल इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो स्टार्ट ले रहे हैं हम प्रोविजन से। प्रोविजन क्या होती है बेटा? प्रोविजन मीन टू प्रोवाइड, मुहैया करना। तो प्रोवाइड फॉर पॉसिबल लॉस और लायबिलिटी। अब देखिए, यहां पे एक वर्ड आपने जरा देखना है, पॉसिबल है। आपको पता है कि एक लॉस होने वाला है या कोई लायबिलिटी इंकर होने वाली है, उसके लिए आप एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, पॉसिबल लॉस और लायबिलिटी। अमाउंट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एग्जैक्टली, ये बहुत अहम बात है। इसकी अमाउंट हम जो चीज एस्टिमेट कर रहे होते हैं उसको हम एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। लाइक मेरा अंदाजा होता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे 5%, 2%, 3%। आई कैन नॉट से एग्जैक्टली, इसलिए बोला जाता है डाउटफुल डेट्स। और जो बैड डेट्स हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है एक्चुअल बैड डेट्स या बैड डेट्स। वो तो पता है हो गए, लेकिन जो होने वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल डेट्स। इसलिए इनकी जो भी फिगर है वो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोविजन आप बिजली के बिल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी हमें पता नहीं होता कि उसकी फिगर कितनी आएगी, अमाउंट कितनी आएगी, कितने का बिल आएगा। तो ऐसी चीजें जो हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन पॉसिबल है, होना तो है उन्होंने। अब उसकी अगली लाइन देखें, अकाउंट इज सर्टेन। इसमें हमें अकाउंट का पता है कि किस अकाउंट की बात हो रही है। अमाउंट इज अनसर्टेन, अमाउंट का नहीं पता। भाई ये तो पता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात हो रही है, अमाउंट कितनी है ये नहीं पता। 500 होगी, 600 होगी, 1000 होगी, 2000 होगी, ये नहीं पता। तो ये हमारे पास प्रोविजन के जिम्मे में कुछ बातें आती हैं। ये 3 पॉइंट्स अगर आप डेफिनेशन में लिख दें तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन भी कहलाएगी। बाद में बेटा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, आपसे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। तो यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल है। ये मशीनरी के हवाले से बात हो रही है कि जाहिर है मशीन का यूज कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो यू कैन नॉट डिटरमिन इट एग्जैक्टली। इस तरह उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये नहीं किसी को पता होता कि आपकी मशीन में क्या फॉल्ट होगा और उस पर कितना खर्चा होगा। वो तो जब फॉल्ट हो जाता है उसके बाद जब उसके सही करने वाले इंजीनियर्स पहुंचते हैं तब वो बताते हैं जी इसमें इतना खर्चा होगा। यू कैन नॉट डिटरमिन एग्जैक्टली। पर्पस क्या है? बेसिकली टू कवर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड एक्सपेंस। हम उसकी शक्ल में, मतलब एसेट्स में, एक्सपेंस की शक्ल में जो हमें लॉस होने वाला होता है, हम उसे कवर करने के लिए एक प्रोविजन रख देते हैं, एक प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके बाद है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन क्रिएट कैसे की जाती है बेटा? डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे रिस्पेक्टिव प्रोविजन अकाउंट को। अब बड़ी सीधी सी बात है अगर आप समझें। भाई एक बात तो तय हो गई, प्रोविजन निकाली जाएगी कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस से। इसका मतलब है ये प्रॉफिट लॉस को चार्ज की जाएगी, इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस को डेबिट की जाएगी। अब इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उस प्रोविजन को चार्ज करने के बाद उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आपको प्रोविजन चार्ज करना जरूरी है, प्रोविजन चार्ज करेंगे, चाहे आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए, इससे ऐसे कोई लिंक नहीं है। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर मैं कर रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं टैक्सेशन के लिए कर रहा हूं तो लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, वट एवर। जो भी हेड ऑफ अकाउंट जिसके लिए प्रोविजन क्रिएट की जा रही है उसके लिए मैं वो हेड इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद इसका डिस्क्लोजर, इसे डिस्क्लोज कैसे करते हैं? देखिए बैलेंस शीट में अब 2 जगह पे डिस्क्लोजर होता है ना। एक तो है कि ये प्रॉफिट लॉस पे डेबिट होगा, दूसरा ये बैलेंस शीट में क्या होगा। अब यहां में बैलेंस शीट में इसके 2 तरह के व्यू नजर आते हैं।
एक तो ये है कि आप एसेट से लेस कर देते हैं, ये आपको पता होगा, पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि आप डेटर लिखते थे और लेस करते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। एक तो ये है। दूसरा इसमें ये व्यू है, अगर आप इसे लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे तो दिस इज द डिडक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ प्रोविजन, ये प्रोविजन के तहत आएगी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के तहत लिखा जाएगा, और ये लायबिलिटी साइड पे आप शो करते हैं। ये आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में मिलता है, जब आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तब बेटा ये वहां मिलता है। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि ये पिक्चर भी इसकी होती है, एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें प्रोविजन जो है फॉर टैक्सेशन होती है, लायबिलिटी साइड पर नजर आती है। नहीं जी, अभी तक आपने प्रोविजन में क्या देखा? एक तो उसकी डेफिनेशन देखी, एग्जांपल्स देखी, पर्पस देखा कि उसका पर्पस क्या है, क्रिएट कैसे करते हैं यानी कि अकाउंटिंग एंट्रीज का ट्रीटमेंट देख लिया, और उसको डिस्क्लोज कैसे करते हैं हमने रिस्क के बारे में जान लिया। ये तमाम बातें जो हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन। आपका कोई भी एमसीक्यू जनरेट होगा, आपका कोई भी एमसीक्यू के बाद अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट होगा तो बेटा उसके लिए ये बहुत एनफ मटेरियल है जो आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। लेकिन जी प्रोविजन हमारी इस बोर्ड पे मुकम्मल हो जाती है। अब हम अगले बोर्ड पे चल रहे हैं और वहां से हम आगाज करेंगे अपने रिजर्व्स का। तो रिजर्व्स के लिए अब चलते हैं अगले बोर्ड पर। तो आए देखिए, रिजर्व्स अगर आप इस जर्नल मानों में देखें तो रिजर्व करना यानी कि रिटेन करना, रोकना, किसी पैसे को रोक लेना। अगर वो पैसा आप किसी खास मकसद के लिए रोक लें तो हम उसे रिजर्व बोलते हैं। भाई आप अक्सर कहते हैं जितने पैसे मैंने रिजर्व में रखे मैं कि कुछ हो सकता है ये कोई जरूरत ना पड़ जाए, मीन आप अनसर्टन हैं किसी जरूरत के बारे में, किसी मसले के बारे में। अब रिजर्व्स क्या है? द अमाउंट सेट असाइड, सेट असाइड मीन फ्रॉम द प्रॉफिट और द अदर सरप्लसेस, जो कुछ बचा होता है हम उससे पैसे अलग कर लेते हैं। नॉट पेड टू द प्रोप्राइटर, और ये पैसे जो है हम प्रोप्राइटर को अदा नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? अभी देखे ना, जो रिजर्व है उस पर राइट होता है ओनर का, आप वो सारा पैसा वो ड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसमें से जो इतना प्रॉफिट बच जाता है, जो पैसे पड़े होते हैं उनमें कुछ पैसा हम अलग रख लेते हैं ताकि वो ओनर सारे पैसे ड्रॉ ना कर ले। भाई क्यों ना कर ले? फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। भाई बिजनेस बता के थोड़ी कोई अखराजात करेगा, या अचानक से उसे कोई मसला थोड़ी पेश आएगा, या उसे कोई पता थोड़ी पहले चल जाएगा ये हालात होने वाले हैं। तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो पैसे यहीं से इस्तेमाल करेगा। आगे लिखा हुआ भी है, बट कैप्ट टू मीट नोन एंड अननोन लॉसेज एंड लायबिलिटीज। अब रिजर्व फंड की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप रिजर्व फंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व के नाम से इस रिजर्व को क्रिएट करते हैं। रिजर्व फंड या कॉन्टीजेंसी रिजर्व के नाम से, और भी कोई हो सकता है, इसका नाम स्पेसिफिक नहीं है, बट जनरल रिजर्व से बात हो रही है, इसके लिए आप इस रिजर्व को क्रिएट करते हैं। क्रिएशन, फिर वही बात। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने क्रिएशन की तो मैंने कहा जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप डेबिट करें और रिस्पेक्टिव रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करें। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहीं से एक डिफरेंस शुरू हो जाता है, यहीं से आपको यह पता भी चलेगा कि रिजर्व और प्रोविजन में क्या फर्क है। बेटा रिजर्व रखा जाता है बचे हुए प्रॉफिट से, इसलिए हमने क्या किया, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसको रिजर्व को क्रिएट किया। अब एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मीन द सम ऑफ द मनी एलोकेटेड एफिशिएंटली फॉर पर्टिकुलर यूज। अगर कुछ पैसा आप किसी खास तरीके से निकालें, किसी खास मकसद के लिए अलग से रख लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन, यानी कि फर्दर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम डिवाइड कर रहे होते हैं अपॉन द डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। अब उसका मकसद डिफाइन होता है, भाई ये पैसे इसके रख लो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, ये पैसे फलाने मकसद के लिए रख लो, ये फलाने मकसद के लिए रख लो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन। तो जब भी रिजर्व क्रिएट होगा उसके लिए जो आप एंट्री पास करोगे, एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और रिस्पेक्टिव रिजर्व। अगर मैं जनरल रिजर्व क्रिएट करूंगा तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर दूंगा, अगर मैं रिजर्व फंड को क्रिएट करूंगा तो रिजर्व फंड को क्रेडिट कर दूंगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और रिजर्व फंड अकाउंट क्रेडिट। कोई कंटीजेंसी रिजर्व रखना चाहता हूं, कंटीजेंसी में हासाती तौर पे रिजर्व क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन डेबिट किसे करूंगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही डेबिट करूंगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन रिजर्व है। रिजर्व की बेसिकली हम दो मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व। तो इस बोर्ड पर आपके पास रेवेन्यू रिजर्व के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, गौर से देखिएगा। इसकी जो क्रिएशन है ये फ्रॉम द प्रॉफिट है, यानी कि रेवेन्यू रिजर्व
रेवेन्यू जब प्रॉफिट से अर्न होंगे यानी कि उस प्रॉफिट से क्रिएट किए जाएंगे जो बिजनेस अर्न करता है थ्रू द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि जिस मकसद के लिए बिजनेस कायम हुआ था उससे जो मुनाफा कमाएगा उससे ये प्रॉफिट क्रिएट, उससे ये रिजर्व क्रिएट किया जाएगा। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है जनरल रिजर्व, बहुत आसान सा लफ्ज है, लिखा हुआ भी है मैंने, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, जनरल पर्पस, कोई पर्पस डिफाइन नहीं है, आप इसे किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, अब अगर आप इसको क्रिएट करेंगे, लाइक देखिए जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, कंटीजेंसी रिजर्व है, ये सारे इसी मानों में। अच्छा, अभी आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा जनरल रिजर्व सर ये कैसे है, बेटा यहां पे कोई चीज हमने स्पेसिफाई नहीं की रिजर्व किसके लिए रखा जा रहा है। जब मैं आपको स्पेसिफिक रिजर्व की बात बताऊंगा तब आप इसे कंपेयर करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जनरल रिजर्व ये क्यों था या इसके नाम ऐसे क्यों थे। अगली बात है जी मैनेजमेंट डिसाइड द अमाउंट, इसकी अमाउंट जो है ना वो मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे होता है, डिसीजन पे होता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा बच जाए अमाउंट ज्यादा रख लेंगे, प्रॉफिट कम बच जाए तो अमाउंट कम रखी जाएगी। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, अ स्पेसिफिक परसेंटेज हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम प्रॉफिट लॉस ऑपरेशन अकाउंट टू द स्पेसिफिक रिजर्व, यानी कि वहां से पैसे निकालेंगे और उस रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, अप्रोप्रिएशन करेंगे इसकी, तो वहां से पैसे निकाले जाएंगे स्पेसिफिक रिजर्व। बट फॉर व्हाट, कहां की बात की जा रही है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाए की कंपनी, वो ऐसा कर सकती है, वो डिसाइड करती है 2% इस मकसद के रखना है, 3% इस मकसद के रखना है, तो वो रिजर्व वहां से ट्रांसफर किया जाएगा। और अगेन जितने भी रिजर्व आप देख रहे थे, जितने रिजर्व आप क्रिएट करेंगे तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, और जिस मकसद के लिए वो रिजर्व क्रिएट किया जाएगा वो हेड ऑफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बेटा ये इस बोर्ड पर आपने अभी रिजर्व के बारे में बात देखी, क्रिएशन के बारे में देखा, अप्रोप्रिएशन के बारे में आपने देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व की हमारे पास दो टाइप्स हैं इस पर, एक है जनरल रिजर्व जो आपने यहां देख लिया। अब हम अगले बोर्ड पे जा रहे हैं, वहां पे जाके हम मजीद इस पे बात करेंगे कि इसका दूसरा हिस्सा जो है स्पेसिफिक रिजर्व और जो दो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की, उसमें अब क्या कुछ आएगा। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके देखते हैं आपके पास अब अगली क्लासिफिकेशन कौन सी मौजूद है। बेटा रिजर्व का, जनरल रिजर्व का पर्पस यहां लिखा हुआ है, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू मीट द फ्यूचर कंटीजेंसीज, टू मीट एनी नोन एंड अननोन लॉसेस एंड लायबिलिटीज। ये पर्पस है आप क्यों क्रिएट करते हैं अपने रिजर्व्स के हवाले से। अब स्पेसिफिक रिजर्व, पहले हमने पढ़ा था जनरल रिजर्व, अब है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। अब आप यहां पर बहुत आसानी से समझ जाएंगे, लाइक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। देखें आपसे पहले जो रिजर्व क्रिएट हो रहा था उसमें मेंशन नहीं था, अब ये मेंशन है कि आपने डिविडेंड को इक्वलाइज करना है। कभी ऐसा होता है आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट रहता है, वो ज्यादा नहीं आता, लेकिन आप डिविडेंड ज्यादा देना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ इस प्रॉफिट का, इस रिजर्व का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेंगे और जितना आप डिजायरस प्रॉफिट देना चाह रहे हैं वो दे देंगे। इसी तरह डिबेंचर सिंकिंग फंड, सिंकिंग जो है दिस इज बेसिकली रीपे। आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा कंपनी में जो डिबेंचर्स होते हैं, दिस इज अ लोन, कंपनी लोन लेती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, उस लोन को वापस करना है, इसलिए यहां पे लफ्ज वाला था सिंकिंग फंड, यानी कि हमने जब उस लोन को वापस करना है अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे किया जाएगा, तो यहां पर हम उसे लिए जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। अब इससे पहले आपने पीछे बोर्ड पे देखा था, मैंने आपको बताया था जो जनरल रिजर्व था उसमें तो आप आराम सी बात लिख रहे थे जी, फलाना रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, लेकिन यहां पे उनके नाम मेंशन हो गए, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड रिजर्व। हम इस तरह के इनके नाम से रिजर्व कैलकुलेट करते हैं और जनरेट करते हैं। यहां पे आपके पास जो आपका रेवेन्यू रिजर्व था उसकी दो टाइप्स मुकम्मल हो जाती हैं। इसके बाद रिजर्व की जो मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी उसमें से एक है हमारे पास कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो क्या था, वो बिजनेस के प्रॉफिट से, जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट था उसके जरिए जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा था वो उससे कैलकुलेट हुआ था। लेकिन ये क्या है, अर्न थ्रू द कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स, लाइक प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वापस करने को बोलते हैं रिडेम्पशन। आपने डिबेंचर का लोन लिया मिसाल के तौर पर 100 रुपीज और आपने वापस किया 90, तो ये आपको पैसे बच गए,
लिया 100, वापस किया 90, तो कितने बच गए? आपके पास 10 रुपीज बच गए। तो ये जो हमारा प्रॉफिट होगा, दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रॉफिट ऑन सेल एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट के जिम्मे में आता है। अब भाई कैपिटल प्रॉफिट से करेंगे क्या? इसका यूज है, जब कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल प्रॉफिट इज यूज टू मीट द कैपिटल नेचर लॉसेस, कैपिटल नेचर लॉसेस सच एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कोई भी कैपिटल नेचर का लॉस हो जाए, आप उसे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ही मीट करेंगे। बेटा यहां तक जो बात हमने खत्म की वो रिजर्व्स के हवाले से थी। अब हम अगले फर्स्ट बोर्ड पर जाकर इसका एक कंपैरिजन पढ़ेंगे, जो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन का और साथ में रिजर्व का एक कंपैरिजन है। तो अब चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर। नहीं बेटा, अब एक छोटा सा कंपैरिजन है प्रोविजन और रिजर्व में। कुछ पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन जो है, दैट इज कॉल्ड पर्पस। प्रोविजन जो है, दिस इज द फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड यूज दैट पर्पस। अगर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट किया आपने बैड डेट्स के लिए, तो आप स्पेसिफिकली उसे बैड डेट्स के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, एक कंडीशन मौजूद है, अगर आपकी प्रोविजन एक्सेस हो जाए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक्सेस हो जाए, आपने प्रोविजन रखी 5,000 रुपए, आपको यूज करनी पड़ी 3,000 रुपए, तो वो जो बाकी जो है 2,000 रुपए हैं वो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज उसमें आप किसी और मकसद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि एक्सेस प्रोविजन में बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट और रिजर्व अकाउंट। रिजर्व की क्या बात हो रही है? नॉट फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, ये कोई खास मकसद के लिए नहीं होता। लाइक जनरल रिजर्व, ये किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि पहले का प्रोविजन में उसका मकसद वाजे है, लेकिन रिजर्व में वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर एनी पर्पस। ये एक ओवरऑल व्यू हम देख रहे हैं इसका। इसके बाद है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब बेटा डेबिट करना होता है। प्रोविजन हमेशा डेबिट की जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि उसके बाद चाहे लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो, हमने उसको डेबिट करना ही होता है। लेकिन मैंने पहले बता चुका हूं कि जो रिजर्व्स होते हैं दे आर एप्रोप्रिएशन, यानी कि प्रॉफिट निकालने के बाद। एक तो पहली बात तय हो गई कि रिजर्व उस वक्त क्रिएट किया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो रिजर्व रखे जाएंगे। भाई जब पैसे होंगे तो बचेंगे ना, पैसे नहीं है तो फिर बचेंगे कैसे? अब लॉस है उस पर थोड़ी रिजर्व क्रिएट होगा, लेकिन प्रोविजन हो सकती है। डिस्क्लोजर इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कि जब भी आप इसको डिस्क्लोज करेंगे प्रॉफिट लॉस में, ये प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है या प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है, ये प्रॉफिट लॉस की हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और वहां पे हम इसे एडजस्ट करते हैं। लेकिन जो रिजर्व्स हैं शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फर्क है। यहां था प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ये है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि दोनों डेबिट हो रहे हैं लेकिन दोनों की जगह मुख्तलिफ है। एक नफा या नुकसान निकालने से पहले और दूसरा प्रॉफिट निकालने के बाद, उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आए तो उसकी तकसीम कैसे करते हैं। इसके बाद डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, जो रिजर्व्स होते हैं बाय द वे ऑफ डिडक्शन है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एसेट। अब उसकी एग्जांपल है डेटर लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर ये प्रोविजन हम किसी एसेट के अगेंस्ट रख रहे हैं तो फिर एसेट लेस उसकी प्रोविजन, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप सेपरेट आइटम्स के नाम से एक रिजर्व्स की हेडिंग होती है। बैलेंस शीट में जॉइंट स्ट्रॉन्ग कंपनी में रिजर्व्स के नाम से या सरप्लसेस के नाम से हेडिंग होती है, ये वहां पे जाके लिखे जाते हैं, ये किसी की रिडक्शन नहीं होती। डिविडेंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड फ्रॉम इट, मीन यू कैन नॉट पे द डिविडेंड फ्रॉम द प्रोविजन अमाउंट। आप प्रोविजन की अमाउंट से डिविडेंड पे नहीं कर सकते, बट पेड द डिविडेंड आउट ऑफ इट, आप डिविडेंड अदा कर सकते हैं रिजर्व से। हमने पढ़ा था इससे पहले बोर्ड पर कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता है, तो आप इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए अपने शेयर होल्डर्स को। बेटा ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो आप इन्हें देख सकते हैं, लिखने में आ जाए लिख सकते हैं, अलग अलग इसको किसी हेडिंग का हिस्सा बना सकते हैं।
ये बहुत अहम चीजें हैं। यहां पर आपके इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। इसमें हमने जितना कुछ पढ़ा, जो कुछ पढ़ा, सारा इंपॉर्टेंट था। शुरू में जितनी थ्योरीज पढ़ी गई और ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ा है अभी, बेटा थ्योरीज में जितनी चीजें आपको बताई गई वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन डेफिनेशंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप उन थ्योरीज को, इन थ्योरीज की वजह से एमसीक्यूज भी हल कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी कर सकते हैं। इसलिए इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से आपने सुनना है और इस पे नोट्स बनाने हैं। पहले नोट्स बना लें, फिर किताब को पढ़ लें। इंशाल्लाह कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। बोर्ड में सवाल मस्ट है, इसका ये मस्त सवाल आता है और इसमें से चैप्टर में से 4-5 शॉर्ट भी समझ लें मस्ट आते हैं, 4-5 एमसीक्यूज भी मस्ट आते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा आप करते जाएं तो 10, 12, 20, 25 और 20 नंबर का सवाल भी मस्ट आता है। तो आप तो मेरा ख्याल है 30, 35 या 40 के करीब नंबर तो यहीं से ले जाएंगे। तो इससे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।